प्रिय छात्रों, नमस्कार। श्री राम व्याकरण चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण आदि के बारे में बताया था। आज हम आपको वर्ण विचार के माध्यम से वर्णों के प्रकार, वर्ण माला, वर्ण विच्छेद, स्वर, वर्ण आदि को वर्ण विचार भाग 1 में बताएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक आ सके, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोग भी उसे प्राप्त कर सकें, और वीडियो में बेल आइकन का जो साइन है उसको पुश करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला है वर्ण विचार भाग 1। वर्ण विचार मतलब वर्णों के बारे में विचार करना। तो अब हम देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उच्चारण की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब हम देखेंगे, इसकी डिफिनीशन में समझ लेंगे। अर्थात क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ये हमारी डिफिनीशन होगी, ठीक है ना। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि वर्ण का प्रयोग किस लिए होता है, वर्णों का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो वर्ण का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। वर्ण का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए। जब हम बोलते हैं कुछ भी, तो जो आवाज निकलती है वो क्या कहलाती है? वो वर्णों के द्वारा ही बनती है। अलग अलग वर्ण मिल करके जो हम बोलते हैं वो बनते हैं शब्द, ठीक है ना। तो इसको हम जान लेते हैं कि अलग अलग ध्वनियां, मतलब जैसे हम लिखते हैं आकाश, क्या लिखते हैं? आकाश शब्द है, ये आकाश शब्द है। अब इसमें हम पता करेंगे कि कौन कौन सी ध्वनियां मिली हुई होती हैं। तो आप इसको वर्ण ऐसे अलग अलग करेंगे, आ प्लस का प्लस आ प्लस सा प्लस आ। इसमें आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ध्वनियां, 5 ध्वनियां इसमें मिली हुई हैं। तो हम कह सकते हैं ना कि ये वर्णों को अलग करके जब पढ़ते हैं, शब्द बनाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्णों का मेल करते हैं। तो जब हम शब्द को अलग करते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं? वर्ण विच्छेद कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वर्ण विच्छेद कहलाता है ना। दूसरा मान लीजिए अखिलेश, क्या है? अखिलेश, इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो आ प्लस खा प्लस ई प्लस ला प्लस ए प्लस सा प्लस आ। आप इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 कितनी ध्वनियां हैं? इसमें 7 ध्वनियां हैं, है ना। 7 ध्वनियां हैं, और इसमें कितनी है? 5 ध्वनियां हैं। 5 ध्वनियां हैं इसमें, और इसमें 7 ध्वनियां हैं। तो ये क्या कहला गया? हमारा वर्णों का अलग अलग करना कहला गया, ठीक है ना। अब हम जान लेते हैं कि वर्ण विच्छेद क्या है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्णों के बारे में, वर्णों को अलग करना क्या कहलाता है, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा एग्जाम्पल में, उदाहरण के माध्यम से आपने देखा कि वर्णों को जब हम अलग कर देते हैं, है ना, एक एक वर्ण मतलब स्वर और व्यंजन निकाल दिया, अलग अलग कर दिया। जैसे ये खा में आपने देखा कि ये खा में ई को अलग कर दिया, नहीं तो क्या हो जाता? ऐसे लिखा जाता। तो हम खा से ई अलग कर दिया, तो क्या हो गया? हमारा अलग स्वर अलग हो गया, व्यंजन अलग हो गया। तो ये हमारा क्या कहला गया? अलग वर्ण विच्छेद कहला गया। क्या कहला गया? वर्ण। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात शब्दों के, यहां लिख लेंगे वर्ण विच्छेद की, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो वर्णों की क्या कहते हैं? शब्दों के वर्णों को
अलग अलग शब्दों के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अभी आपको हमने बताया कमल लिखा हुआ, क्या लिखा है? कमल। तो कमल को हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे? तो इसमें हम स्वर निकाल लेंगे, का प्लस आ प्लस मा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये हमारा वर्ण विच्छेद कहला गया। ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद ना। दूसरा आप समझ लेते हैं कृषक। क्या है? कृषक। कृषक में देख रहे हैं आप, का प्लस री प्लस सा प्लस आ प्लस का प्लस आ, ये हमारा बन गया कृषक। तो ये वर्णों को अलग अलग करना कहला गया। ठीक है ना। अर्थात शब्दों के वर्णों को अलग करना क्या कहला गया? शब्दों के वर्णों को अलग करना। आप अलग अलग लिख दिए, इसमें स्वर अलग हो गए, व्यंजन अलग हो गए। जिनमें हल चिन्ह लगा हुआ है वो व्यंजन है, और जो बिना हल चिन्ह के वो क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा व्यंजन और स्वर के बारे में, तो हम आपको बताएंगे कि व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं और स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, है ना। तो कोई भी व्यंजन जो होता है वो बिना स्वर की सहायता के नहीं बोला जाता। कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं व्यंजन को। ठीक है ना। कोई भी व्यंजन वर्ण बिना स्वर की सहायता के नहीं बोलते। जैसे आप मान लीजिए का है, क्या है? अब ये का पढ़ते हैं आप, तो ये का है। अब का को हम अभी देख रहे हैं तो छोटे बच्चे तो समझते हैं कि का ही होता है, लेकिन जब हम बड़ी क्लासों में जाते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि का में आ मिला रहता है। क्या मिला रहता है? आ मिला रहता है, तब ये का बनता है। अन्यथा ये का क्या कहलाता है? स्वर युक्त व्यंजन कहलाता है। तो आगे हम पढ़ेंगे। अब आता है वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। क्या आता है? वर्णमाला। वर्णमाला जैसा नाम से समझ में आ रहा होगा आपको कि वर्णों की माला। माला पहनते हैं ना जैसे, तो उनमें विभिन्न प्रकार के चाहे फूल मिले हुए हों, चाहे लड़ियां कुछ दाने मिला करके, है ना। इस प्रकार से वर्णों की माला, है ना। वर्णों को क्रम से लिख देना, आ से यहाँ तक, का से ज्ञा तक, इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। इसे हम व्यवस्थित समूह मतलब ये नहीं कि हम आगे पीछे लिख दें। आ लिखना है, फिर उसके बाद बड़ा, फिर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, ऐसे लिखते हैं। इसी प्रकार का से अंगा, चा से अइया, टा से अड़ा, ता से ना, पा से माँ, या से सीटी वाला सा, और षटकोण से ज्ञानी तक, ये हमारा क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। इसे हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में आपने पढ़ा होगा वर्ण तो दो प्रकार के होते हैं, आगे हम बताएंगे आपको। लेकिन हिंदी वर्णमाला में कुल जो वर्ण होते हैं वो आपके 46 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, प्लस 46 होते हैं, तो 35 आपके क्या हो गए? व्यंजन हो गए। कुल मिलाकर के 46 वर्ण होते हैं। टोटल वर्ण कितने होते हैं? 46। हिंदी वर्णमाला में कुल 46 मतलब 46 वर्ण होते हैं। 11 और 35 मिलकर 46 वर्ण होते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 46 वर्ण होते हैं। स्वर में अंगहा और व्यंजन में छत्र ज्ञा को नहीं गिना जाता है। आप देखेंगे, आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे कि आ से आ तक बच्चों को पढ़ाया जाता है स्वर में, लेकिन जैसे ही आप बड़े होते हैं आप देखते होंगे कि आ से लेकर अ तक के ही मात्राएं पढ़ी जाती हैं और उसमें प्रयोग किए जाते हैं स्वरों में। उनकी गिनती सिर्फ 11 कहाँ तक 11 होती है? आ से अ तक होती है। अंग आ को स्वर नहीं माना जाता। इसी प्रकार से व्यंजन में आप देखेंगे छत्र ज्ञा को व्यंजन नहीं माना जाता, है ना। ये अंग आ को क्या मानते हैं? अंग को अनुस्वार मानते हैं, है ना। ये अंग जो होता है इसको क्या मानते हैं? अनुस्वार मानते हैं। और आहा को क्या मानते हैं? आहा जो होता है इसको हम
विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक, इसी प्रकार जब आप व्यंजन में जाते हैं तो आपका जो ये छ, त्र, ज्ञ ये वर्ण होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। इनको हम काउंट नहीं करते, ये 35 में आपका ये छत्रज्ञ काउंट गिना नहीं जाता, मिलाया नहीं जाता उसमें। ठीक है ना। वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? अभी आपको हमने बताया 2 प्रकार। कितने प्रकार के वर्णमाला में वर्ण होते हैं? वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। के वर्ण होते हैं। जैसे क्या होता है आपके देखेंगे, इसमें वर्ण यहाँ लिख दिया आपने। क्या लिख दिया? हमने इसको तालिका के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे ये हो गया आपका नंबर 1। नंबर 2 स्वर वर्ण। क्या होते हैं? स्वर वर्ण। नंबर 2 क्या होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक, अभी आप इसमें भी वर्णमाला में भी विच्छेद पढ़ेंगे। इसमें कितने होते हैं? 2 इसमें भी होते हैं। इसमें पहला क्या होता है? ह्रस्व स्वर, और दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने आते हैं? आ, ई, उ और री। ठीक, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये अपना किस में आते हैं? तो कुल 4, ये कितने हो गए? 4, और ये कितने हो गए? 7। कितने हो गए? है ना। तो ये आप अपने स्वर में पढ़ा आपने, है ना। स्वर कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इनको हम अभी विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार आप व्यंजन में व्यंजन को पढ़ लेंगे। व्यंजन के कितने पार्ट होते हैं? वैसे व्यंजन को हम अगले उसमें बताएंगे आपको भाग में, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता देते हैं। पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। अब इसमें क्या होता है? स्पर्श व्यंजन में आप विस्तारपूर्वक जब पढ़ाएंगे भाग 2 में तो आप समझेंगे उसको। अभी फिलहाल आप जान लीजिए, स्पर्श व्यंजन में आपके वर्ग बनते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? 5 अक्षरों का एक वर्ग बनता है। तो इसमें क वर्ग, का की लाइन अंग तक, का वर्ग से प वर्ग तक, मतलब पापा बाबा माँ तक, प वर्ग तक आते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन में या, रा, ला, वा ये 4 वर्ण आते हैं। उस व्यंजन में सा, स, खा, सा और हा ये 4 वर्ण इसमें आते हैं। ठीक है ना। और इन्हीं व्यंजनों में एक आपका चला आपने देखा होगा, ऐसे लिखा रहता है ड़ा और अढ़ा। इन्हें विशेष व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। इनका उच्चारण बीच में होता है कभी कभी, जैसे पढ़ना, है ना, पढ़ाई, ऐसे। तो इनका प्रयोग करते थे। इस प्रकार से आपने समझ लिया कि स्वर कितने होते हैं, स्वर के भेद, स्वर में ह्रस्व स्वर में कौन आता है, दीर्घ स्वर में कौन आता है, व्यंजन में भी आपने पढ़ लिया। अब हम स्वर वर्ण को विस्तार पूर्वक आपको बताते हैं कि स्वर वर्ण क्या है। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा सीधे मुख से निकलती है और बिना रुकावट के आप तक पहुंच जाती है। मतलब जैसे आप बोलेंगे वैसे बिना रुकावट के, बिना मुख के किसी भाग को स्पर्श किए हुए और बाहर निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हम यहाँ पर लिख लेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है ना। स्वर वर्ण डिफिनेशन में आप लिखेंगे कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा
बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है, मुख से निकलती है क्या? जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के या जिन ध्वनियों के, वर्ण या ध्वनि जो आवाज निकलती, तो जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितना होती है? अभी आपको हमने पिछले उसमें बताया कुल स्वर वर्ण कितने होते हैं। कुल स्वर वर्ण 11 होते हैं। कितने होते हैं? जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और आओ। ये आपके कुल कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है ना। तो स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण करते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, आ से आओ तक। ठीक, आपने पढ़ लिया, आ से आओ तक इनको स्वर कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं, आपको बताते हैं। इस आधार पर स्वर के कितने भेद हो गए? अभी बताया था आपको। इस आधार पर ये जो आपके 11 स्वर होते हैं ना, इस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? अभी पिछले चार्ट में बताया था। स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के भेद कितने होते हैं? स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक, कितने भेद होते हैं? 2 भेद। नंबर 1 क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। अब हम देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर नाम, ह्रस्व का मतलब होता है, ह्रस्व स्वर का मतलब ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, छोटा वर्ण, है ना। सबसे छोटा क्या कौन होता है? उनको हम देख लेते हैं। 11 स्वरों में छोटे वर्ण कौन है ना। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? बन जाएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में, लिख देते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या छोटा, ह्रस्व ब्रैकेट में कर देते हैं छोटा, ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ और री। ये आपके 4 वर्ण ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक, अब आता है आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, है ना। तो जैसा दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ का मतलब बड़ा। दीर्घ स्वर, अभी ह्रस्व स्वर के बारे में आपने जाना कि किसे कहते हैं? जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। आप यहां पर लिखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय
लगता है उन्हें, दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है ना। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इनकी संख्या 7 है। जैसे बड़ा, बड़ा के बाद क्या आता है, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, आओ, ये क्या कहलाते हैं, आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक। अब आपने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो छोटे क्लास में जैसे आप फर्स्ट तक, है ना, फर्स्ट सेकंड, तो आपने पढ़ा होगा कि स्वर कितने होते हैं, कुल 13 होते हैं। आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, आओ, अंग, आहा। लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको कुल कितने स्वर पढ़ने को मिलेंगे, सिर्फ 11 स्वर मिलेंगे। अंग, आहा को हम स्वर नहीं मानते, उनको हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब क्या होता है कि आ के योग को बहन करने वाले, मतलब आ के योग से जिनका उच्चारण होता है, आ से बनते हो जो, है ना। तो अब आगे हम समझते हैं अयोगवाह है क्या। अयोगवाह, ठीक। अयोगवाह का मतलब क्या होता है, अयोगवाह का अर्थ है आ के योग, आ के योग से अर्थ वहन करना, है ना। मतलब आग से बनते हैं। जैसे आप अंग को देख लीजिए, ये अंग है, तो अंग किससे बना है, ये जो अनुस्वार की मात्रा है आ में लगी हुई, आ में प्लस है ये मात्रा, तो अंग बन गया। यदि हम इसको हटा दें बिंदी को तो ये आ बचेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आहा है, आहा में आ के बाद विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग की मात्रा को रख दिया, आहा बन गया। ठीक है ना। तो अंग का प्रयोग अनुस्वार होता है ना, और आहा का प्रयोग विसर्ग कहलाता है। ठीक है ना। अयोगवाह में अब इनकी जो मात्राएं होती हैं तो इनकी मात्राओं का प्रयोग स्वरों की मात्राओं के समान ही होता है। आप जब मात्राएं लिखते हैं, आ से आ तक की मात्राएं लगती हैं, है ना, कहीं बीच में लगेंगी, है ना, कहीं ऊपर लगेगी, जैसे जो उच्चारण हुआ। ठीक है ना। यद्यपि इन्हें स्वर नहीं मानते, लेकिन इनकी मात्राएं कैसे लगती हैं, स्वर की मात्राओं के समान ही लगती हैं, है ना। ठीक। अब यह भी जान लें कि केंद्रीय हिंदी निदेशक द्वारा अंग और आहा को विशेषक चिन्ह माना गया। क्या माना गया है, केंद्रीय निदेशक जो है हिंदी का निदेशालय, उसमें अंग और आहा को विशेष मतलब रूप से इनका प्रयोग किया गया है, विशेषक चिन्ह माने गए हैं। क्या माने गए हैं, इन्हें विशेषक चिन्ह कहलाते हैं। आहा और अंग को क्या माना गया है, विशेषक चिन्ह माना गया है। अब हम जान लेते हैं स्वरों की मात्राएं क्या है ना। अभी आपने स्वर पढ़ा, अब समझ लेते हैं कि उनकी मात्राएं, है ना। वैसे तो आप लोग बड़ी क्लास वाले समझते ही हैं, लेकिन छोटे बच्चे स्वरों की मात्राएं। अब ये मात्राएं क्या होती हैं, जब भी आप कुछ भी लिखते या बोलते हैं तो आप देखते होंगे कि शब्द जो बने होते हैं उनमें ऊपर नीचे बगल में पहले, है ना, ये अलग अलग तरह की चिन्ह, जो अलग अलग प्रकार के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं स्वर की, है ना। क्योंकि हम शब्द बनाते समय स्वर वर्ण का प्रयोग बहुत कम करते हैं, उनकी मात्राएं अक्सर प्रयोग की जाती हैं व्यंजनों के साथ में। तो स्वर की जब स्वरों को क्या करते हैं, व्यंजनों के साथ बोला लिखा जाए, क्या कहते हैं मात्राएं, जब स्वरों को व्यंजनों के साथ बोला या लिखा जाए उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर की मात्रा कहते हैं, है ना। स्वरों की मात्रा कहते हैं। ठीक है ना, स्वरों की मात्रा कहते हैं। बिना हम इनकी मात्रा के बोल नहीं सकते हैं। यदि हम इनकी मात्रा का प्रयोग ना करें, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कोमल, क्या लिखा है, कोमल। अब कोमल में यदि हम मात्राओं का प्रयोग ना करें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क प्लस ओ की मात्रा हो गई, प्लस मा हो गया, प्लस आ हो गया, प्लस ला हो गया, और ये आ लिखा।
तो आपको देखने को मिला कि यदि हम मात्रा निकाल दिए, ये मात्राएं हैं, ठीक, इनको यदि निकाल दिए तो आपका कैसे बचता है, क म और ला। अब इससे कैसे शब्द बनेगा, है ना, ये सब अर्ध व्यंजन कहला गए। तो बिना स्वर की मात्राओं के हम इनका प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ये स्वर की मात्राएं कहला गई आपकी। अब मात्रा जान लेते हैं कि होती कैसी हैं। तो हम पहले आपको बताएंगे आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे। इसकी मात्रा कोई मात्रा नहीं होती, इसमें ऐसे मात्रा लगती है, इसकी मात्रा ऐसे होती है, इसकी ऐसे होती है। छोटा ऊ में ऐसे मात्रा लगती है, बड़ा ऊ में ऐसे, री में ऐसे। फिर आपका ए, ओ, औ, अं और आहा। इसकी ए की मात्रा होती है ऐसे, आ की, ओ की, औ की, अं की और आहा की, ठीक है ना। इन मात्राओं का जब हम प्रयोग कर देते हैं का से ज्ञा तक में, तो वही क्या बन जाते हैं, शब्द बन जाते हैं, ठीक है ना। ये स्वर की आपकी क्या है, मात्राएं हैं, ठीक। अब हम मात्राओं का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं का, बड़ा का, छोट की, बड़ी की, छोट को, बड़ा को, क्री, के, कै, को, कौ, कं और कहा, ठीक। ये जो बगल में लगता है ना, इसको हम मात्रा और इसको हम पाई कहते हैं, ठीक है ना। जो ऊपर लगा हुआ उसको पाई कहते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग यह भी जाने कि रा में ऊ की मात्रा कहाँ पर लगती है। क्या ये रा है, अभी तो आप सब मात्राओं का प्रयोग समझ लिए, लेकिन ये रा वर्ण है, इसमें ऊ की मात्रा का प्रयोग जब करते हैं तो हमेशा कहाँ करते हैं, बीच में लगती है, नीचे नहीं लगती। अगर अदर वर्ड जो हैं उनके जो अक्षर है ना आपके, उन वर्णों में कहाँ लगती है, नीचे लगती है। जैसे आप यहाँ पर लगाएंगे ऊ की मात्रा का प्रयोग तो ऐसे लगेगी, लेकिन यदि हम रा में लगाएंगे तो रा में छोटा ऊ की मात्रा ऐसे और बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है ना। ये रा प्लस छोटा ऊ की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, रू, और रा प्लस बड़ा ऊ की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, रू। ऐसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, रा में प्रयोग कैसे करते हैं मात्रा का, ये ध्यान रखना चाहिए, है ना। बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते और रा में क्या लगा देते हैं, नीचे लगा देते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अवर्ण की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन जितने भी वर्ण आप बोलते हैं उन सब वर्णों को आप बिना आ के प्रयोग से नहीं बोल सकते। आ की मात्रा वैसे नहीं दिखेगी आपको, है ना, लेकिन आ वर्ण का प्रयोग किए बिना कोई भी व्यंजन वर्ण उच्चारण नहीं किया जा सकता, व्यंजन वर्ण का, ठीक। अब हम इस वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्णमाला, वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, है ना, वर्णों के प्रकार, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, है ना, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताया, इनकी मात्राओं के बारे में बताया। आपने ध्यानपूर्वक इसको देखा भी होगा, सुना भी, है ना। अब आप अगले वीडियो में हमारे इसी वर्ण विचार के भाग 2 के माध्यम से, है ना, श्री राम व्याकरण चैनल के माध्यम से आपको दूसरे भाग में व्यंजन वर्ण के बारे में विस्तार पूर्वक, किसके बारे में, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण के बारे में भाग 2 में मिलेगा देखने को। किसमें, भाग 2 में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये हमारा अगला वीडियो अपने आप पहुंचता रहे। बेल का आइकन को पुश करें जिससे नया नोटिफिकेशन मिले। शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को देखने के लिए कहें, समझने के लिए कहें। धन्यवाद।